बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हुए और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट मिनी टैब। ठीक है, मिनी टैब बेसिकली है क्या चीज़? जो मिनी टैब है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर हम क्या करते हैं जी, ये ज़्यादातर हम अपने बिजनेस के अंदर मिनी टैब को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैटिकल फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम मिनी टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जी, मिनी टैब ओपन किस तरह किया जाता है? तो ओपन करने का तरीका है जी हमारे पास। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। तो इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे ये स्टार्ट बटन देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू, आप इधर जाके मिनी टैब आप इधर से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास ये सर्च बार है, यहाँ पे आप लिखेंगे जी मिनी टैब। यहाँ पे मेरे पास ऑन है, ये आ गया जी मिनी टैब। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका मिनी टैब ओपन हो जाएगा। तो मिनी टैब ओपन करने का जो बेसिकली प्रोसेस है कि अगर मिनी टैब को हम ओपन कैसे करते हैं, तो इसका ये प्रोसीजर है कि आपने मिनी टैब ओपन करने के लिए आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन के बाद आपके पास एसेसरीज आएंगी, एसेसरीज में जाके आप मिनी टैब तलाश करें और उसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आपको एसेसरीज में मिनी टैब नजर नहीं आ रहा तो आपने सिंपली सर्च बार में जाएं और इसका नाम लिखें। जैसे ही आप नाम लिख के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मिनी टैब ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जी ये देखें, अब हमारे सामने हमारा मिनी टैब ओपन हो चुका है। अब बेसिकली ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं जी इंटरफेरेंस ऑफ मिनी टैब। ठीक है, ये हमारा इंटरफेरेंस ऑफ मिनी टैब है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 विंडोज नजर आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो विंडो नजर आ रही है, ये जो आपको जहाँ पे क्रॉस, रिसाइज, मिनिमाइज और ये टाइटल बार लिखा नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारी रिबन बार है यहाँ पे, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, यानी कि मेन मेन्यू है हमारा। ठीक है, ये जो हमारा इतना सेशन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो आपका ये खाना आपको नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं जी प्रोजेक्ट विंडो। क्या बोलते हैं जी? प्रोजेक्ट विंडो। बिल्कुल इसके नीचे जैसे आप यहाँ ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेशन। ठीक है, यहाँ पे देखें सेशन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो विंडो है जी, इसका नाम है जी सेशन विंडो। क्या नाम है जी? सेशन विंडो। बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड विंडो ओपन है, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है जी वर्कशीट 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप ऑलरेडी भी कहीं पे आपने देखी हुई है। जी हाँ, आपने इसे MS एक्सेल के अंदर आपने डिस्कस किया था। यानी कि ये एक स्प्रेडशीट है। हम उस शीट को स्प्रेडशीट बोलते हैं कि जो मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे पास MS एक्सेल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर ABC लिखी हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे हमारे पास लिखा नजर आ रहा है जी C1, C2, C3, C4, यानी कि ये सो ऑन। ये जो पूरी की पूरी हमारी रो है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि C1, इसका मतलब है कि इसके नीचे ये जो आपका ये लाइन नजर आ रही है, ये कॉलम, ठीक है, ये आपका C1 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से C2, C3 एंड C4। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपको साइड पे नंबरिंग नजर आ रही है 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग ऑफ रोज है। ये हम क्या कर रही है, जो हमारी रोज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये देखें, अगर मैं 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी यानी कि एक रो मेरी सिलेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी रो नंबर 2 सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी MS एक्सेल के अंदर डिस्कस इस चीज को कर चुके हैं। तो ये है जी हमारा इंटरफेरेंस ऑफ मिनी टैब, इंटरफेरेंस ऑफ मिनी टैब।
तो इंटरफेरेंस ऑफ मिनी टैब के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके मुख्तलिफ जो हमारे पास टैब्स हैं, ठीक है, उनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले ये उसी तरह से हमें पता है जी, हर सॉफ्टवेयर के ऊपर एक हमारे पास टाइटल बार होती है। टाइटल बार के अंदर क्या होता है जी, टाइटल बार के अंदर बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का हमें नाम शो हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि हमने कौन सी फाइल खोली। अभी मैंने ये मिनी टैब की एक न्यू फाइल ओपन की है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई नाम नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, सिंपली लिखा हुआ है जी अनटाइटल्ड, यानी कि अभी तक मैंने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और जिस नाम से सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो नाम शो हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं जी इस बार को ये हमारी टाइटल बार है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारा रिबन बार की, ठीक है, ये हमारी है जी रिबन बार। रिबन बार के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है जी हमारे पास फाइल की। तो बिल्कुल ये आप ये समझ लें कि ये एक आपका फाइल कवर है। जिस तरह आप एक फाइल के अंदर मुख्तलिफ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, सम अप करते हैं, तो बिल्कुल ये भी एक कवर है। तो आप फाइल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इस फाइल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, मेन्यू लिस्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इसको बोलते हैं। मेन्यू लिस्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है जी कंट्रोल एन, ठीक है। तो कंट्रोल एन और न्यू ये कमांड हम ऑलरेडी तकरीबन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तमाम के अंदर ये ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं और ये हमें पता है जी ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। न्यू की ऑप्शन, अगर फर्ज करें हमने अपने इस प्रोजेक्ट पे कोई काम किया है तो हम चाहते हैं जी ये प्रोजेक्ट बस ऐसे ही रहे और हम एक नया प्रोजेक्ट लें, एक यानी कि नया मिनी टैब की एक नया टोटली नया प्रोजेक्ट हम ओपन कर लें। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक आप आए जी फाइल, रिबन बार के अंदर फाइल, फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे पूछ रहा है जी आप वर्कशीट न्यू लेना चाह रहे हैं या मिनी टैब प्रोजेक्ट नया लेना चाह रहे हैं। अब मिनी टैब वर्कशीट के यानी कि इससे क्या मुराद है और मिनी टैब प्रोजेक्ट, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे मिनी टैब के अंदर इंटरफेरेंस जो है, यानी कि हमारे जो मिनी टैब का इंटरफेरेंस है उसके अंदर हमारे पास टोटल 3 विंडोज होती हैं। सबसे पहली विंडो होती है जी प्रोजेक्ट विंडो, सेकंड होती है सेशन विंडो और थर्ड होती है हमारे पास वर्कशीट। तो यहाँ पे मिनी टैब हो रहा है जी वर्कशीट, यानी कि यहाँ पे ये जो हमें नीचे ये बॉक्सेस वाली जो शीट नजर आ रही है तो वो कह रहा है कि आप सिंपली सिर्फ ये शीट न्यू लेना चाह रहे हैं। अब देखें जैसे ही मैं अगर इसके ऊपर मिनी टैब वर्कशीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद ये मेरे पास एक नई वर्कशीट यानी कि वर्क बुक ओपन होगी। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ जी वर्क 1 और ये इसके बैक पे जो मेरे पास शीट पड़ी हुई है तो वो हमारे पास है जी शीट नंबर वर्कशीट 2, ठीक है, यानी कि कंट्रोल एन की मदद से। अब दूसरा काम ये होता है अगर आप न्यू मिनी टैब प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा जी, ये बिल्कुल जैसे ये आपका इंटरफेरेंस खुला हुआ है इसी तरह का एक और मिनी टैब का आपको खोल के दे देगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन हैं जी हमारे पास न्यू के अंदर। फिर मैं आपको बता दूं कि न्यू के अंदर हम किस तरह नई वर्कशीट या नया प्रोजेक्ट लेते हैं। तो हम फाइल में आएंगे, फाइल हमारा पड़ा है जी रिबन बार के अंदर। रिबन बार के अंदर जैसे आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास आएगा जी लिस्ट की ऑप्शन। लिस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी एन, कंट्रोल एन भी आप ये शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल एन। और आप सिंपली अगर फाइल के अंदर आके यानी कि बाय प्रोसीजर मेथड आप करना चाह रहे हैं तो आप न्यू के ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करेंगे। इसके बाद बिल्कुल हम नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ओपन की। तो ओपन प्रोजेक्ट ये एक ऐसा होता है जी, बाज औकात आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट आपने बना के रखा हुआ है, अब आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जी मुझे दोबारा से वो प्रोजेक्ट ना बनाना पड़े बल्कि मैंने जो सेव किया था मैं उसी को ओपन कर लूं, ठीक है। तो आपने ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे मांगेगा, लोकेशन मांगेगा कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है, करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब मैंने अपना यानी कि प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं किया अभी तक, तो इसलिए अब मैं वो मुझे मेरा कोई भी प्रोजेक्ट शो नहीं करवा रहा, ठीक है। तो जैसे ही अगर होगा तो आप ओपन करेंगे और वो आपका ओपन हो जाएगा।
बिल्कुल इसके आगे हमारे पास है जी सेव प्रोजेक्ट। अब सेव प्रोजेक्ट की भी हमारे पास शॉर्टकट की होती है जी कंट्रोल एस। यानी कि अब ये क्या होता है, अगर आपने फर्ज करें कोई काम किया है या कोई डाटा एनालाइज किया है, ठीक है, डाटा के ऊपर आपने कोई ऑपरेटर्स लगा के स्टैटिकल ऑपरेशंस लगाए और अब आप चाहते हैं जी कि वो जो जो भी आपकी एक फाइल बन गई ना, आप उस पूरी फाइल को सेव करवा लो किसी नए पाथ के अंदर या किसी नई लोकेशन के अंदर आप उसे सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो एज ए वेल यूजुअल आप अगेन दोबारा भी फिर कभी आप उसे यूज कर पाए। तो आप सेव प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव प्रोजेक्ट है वो आपसे सबसे पहले पूछेगा जी आप इसे सेव इन, आप इसे सेव कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, तो आप इधर ड्रॉप मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास पूरे पाथ आ गए। फर्ज करें मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके आप मेरे पास आ रहा है जी फाइल नेम, आपने अपना फाइल नेम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बहुत अहम चीज है कि ये जो मिनी टैब डॉट एम पी जे लिखा हुआ है, ये जो डॉट एम पी जे है ये हमारी एक्सटेंशन फाइल है। ये क्या है जी, हमारी एक्सटेंशन है, ठीक है, यानी कि ये फाइल है कि जब यानी कि जो हमें शो करवाएगी कि ये जो चीज आपने बनाई है ये मिनी टैब की है। तो यहाँ पे मैं मिनी टैब की जगह पे मैं कोई अपनी मर्जी से नाम लिख सकता हूँ, रीनेम कर देता हूँ जी टेस्टिंग, टेस्टिंग लिख दिया और ये मैं इसे सेव करवा दूंगा, ठीक है। अब अगर आप गौर करें जैसे ही मैंने इसे सेव करवाया तो आप यहाँ पे मिनी टैब जहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पे आपको टेस्टिंग की ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद जी हमारे पास फाइल के अंदर आ जाता है जी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और ये तमाम का तमाम यानी कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आप खुद यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी वो न्यू थी, ओपन प्रोजेक्ट की थी और सेव प्रोजेक्ट की थी, ठीक है। अब इसके बाद है जी हमारे पास एडिट की ऑप्शन। एडिट बेसिकली क्या है जी, एडिट के अंदर ना आपने फर्ज करें कोई भी डाटा आपने कर लिया, अब आपने उसके ऊपर कोई एडिटिंग करनी है, यानी कि आपने कोई सेल डिलीट करना है या आपने कोई नया सेल कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सारी चीजें। तो हम ज्यादातर एडिट के ऑप्शन को यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट कीज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें अगर आपसे कोई काम यानी कि आप कोई डाटा टाइप कर रहे थे, चाहे वो आपसे गलती से डिलीट हो गया या आपने वो नहीं करना था, जो यानी कि जो जो काम जैसी फाइल पहले थी आप उसे वैसे ही बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली कंट्रोल जी करें तो आपका वो सारा का सारा काम रिवाइन हो जाएगा, ठीक है, वो खत्म हो गया, जैसे पहले थी फाइल आपको वैसे ही नजर आ जाएगी। रीड्यू के अंदर अगर हम बात करें तो रीडू के अंदर क्या होगा जी, अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करें तो जो जो काम अभी आपने डिलीट किया है या जो आप कंट्रोल जी की मदद से आप वापस गए थे वो दोबारा काम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जी क्लियर सेल। क्लियर सेल करने के लिए आपने क्या करना है जी, सिंपली सबसे पहले अपने सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये सेल क्या होता है, ये जो मैंने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया हो ना, इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो एक ये आपको जो ब्लैक शेडेड चीज नजर आ रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जी ये रो है। तो ये तमाम की तमाम ऑप्शन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस जितने भी हमारे थे सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, उनके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है जी मिनी टैब का, ठीक है। तो मिनी टैब के अंदर सबसे पहले हमारे पास यानी कि रिबन बार के अंदर है जी डाटा कलेक्शन। यानी कि अब यहाँ पे क्या है जी, डाटा, यहाँ पे हम अपने ना डाटा को अरेंजमेंट करवाएंगे, अपने डाटा को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं, यानी कि अपने डाटा के ऊपर मुख्तलिफ हम प्रोसीजर्स अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसेट वर्कशीट्स ले सकते हैं, स्प्लिट्स ले सकते हैं, तो ये हम बाद में अपने यानी कि ना नेक्स्ट आगे चल के जब हम कोई अपना डाटा वगैरह इधर पुट आउट करेंगे तो फिर उसके बाद हम ये डाटा के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब हमने जो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर सिंपली जो हमने जिस चीज को डिस्कस करना है जी वो है हमारे पास ये कैल की ऑप्शन, ठीक है। ये कैल की ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है जी, इस कैल की ऑप्शन की मदद से हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, कॉलम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करवा सकते हैं, रो स्टैटिस्टिक्स, एंड हम अपने डाटा को स्टैंडर्डाइज करवा सकते हैं, ठीक है, पैटर्न डाटा बना सकते हैं, मैश डाटा यानी कि अपना मुख्तलिफ किस्म का हम डाटा जनरेट करवा सकते हैं इसकी मदद से। तो अब चले जी, मैं आपके सामने अभी एक डाटा जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। फर्ज करें जी मुझे ना कुछ रैंडम डाटा चाहिए, यानी कि जो स्टैटिशियंस हैं
स्टैटिशियंस वो इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि रैंडम डाटा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी रैंडम डाटा के ऊपर। फर्ज करें मैं एक रैंडम डाटा जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ना रैंडम यानी कि ये जो भी अब मैं प्रोसीजर करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जी बाय प्रोसीजर मेथड और एक होता है जी बाय कमांड मेथड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना हम क्या करते हैं जी, हम कमांड्स को ऑन कर लेते हैं कि साथ साथ आपको जो भी मैं प्रोसीजर करूंगा उसकी आपको कमांड साथ साथ नजर आती जाएंगी कि मैं ये क्या प्रोसीजर कर रहा हूँ और इसकी क्या कमांड है। ठीक है, तो अब आए जी, सबसे पहले आप अपनी कमांड्स को इनेबल करने के लिए आपने कहाँ पे आना है जी, आपके पास रिबन बार के अंदर एडिटर की ऑप्शन है, आप इस एडिटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ जी इनेबल कमांड्स। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें जी MTB लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो कमांड्स की ऑप्शन है वो इनेबल हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आप सेशन विंडो के अंदर बाय कमांड भी डाटा जनरेट करवा सकते हैं और आप बाय प्रोसीजर मेथड भी करवा सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बाय प्रोसीजर मेथड डाटा जनरेट करवा के दिखाऊंगा, उसके बाद जी हम बाय कमांड डाटा भी साथ साथ ही जनरेट करेंगे। जो भी फंक्शन करेंगे सबसे पहले बाय प्रोसीजर मेथड और उसके बाद हम बाय कमांड मेथड लगाएंगे। तो अब यहाँ पे जी सबसे पहले मैं कैल की ऑप्शन में आऊंगा। यहाँ पे अब मेरे पास है जी, मैं एक अपना रैंडम डाटा मैं जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं जी इधर आऊंगा रैंडम डाटा के ऊपर। जैसे मैं इस रैंडम डाटा के ऊपर आता हूं तो एक मेरे पास न्यू सब लिस्ट ओपन हो गई है। ठीक है, ये जो आपको न्यू सब लिस्ट नजर आ रही है यहाँ पे। अब इस न्यू सब लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या है जी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है। ठीक है, अब जो हमारे पास डाटा होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम अपना डाटा कलेक्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जी देखें, मैं एक रैंडम डाटा जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से लूंगा। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी ये देखिए मेरे पास ये नॉर्मल की ऑप्शन नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं इस नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही देखें जी मैंने इस नॉर्मल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी नजर आ रहा है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा नजर आ रहा है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले वो मुझसे मांग रहा है नंबर ऑफ रोज ऑफ डाटा टू जनरेट, कि यहाँ पे आप वो नंबर ऑफ रोज लिखें, यानी कि आपको कितना डाटा चाहिए आप उसकी तादाद लिख लें। फर्ज करें मुझे 10 10 नंबर्स का, यानी कि 10 रोज के अंदर मुझे मेरा डाटा चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या, हमें वो कह रहा है जी स्टोर इन कॉलम, यानी कि आप जो 10 रोज का डाटा स्टोर करवाओगे वो आप किस कॉलम में करवाना चाह रहे हो। तो कॉलम हम ऑलरेडी देख चुके हैं जी, ये नीचे हमें C1 C2 C3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब मैं फर्ज करो जी मैं अपना ये डाटा C1 के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, कॉलम 1, तो मैं यहाँ पे C1 इंटर कर दूंगा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास दो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि हमारे पास मीन होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन होनी चाहिए। तो अब हम यानी कि 10 वैल्यूज का जो डाटा जनरेट करवाना चाह रहे हैं, अब हमने बताना है जी हमें उसका मीन कितना चाहिए, वो कितना मीन हो। तो फर्ज करें जी मैं उसका मीन कर देता हूँ जी 5, यानी कि वो जो पूरा 10 वैल्यूज का डाटा हो वो उसका जो मीन हो वो 5 हो, और जो स्टैंडर्ड एविएशन है उसे मैं चले जी 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जी अब देखें हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन लिख ली हमने। अब लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, सिंपली मैं ओके के बटन को प्रेस करूंगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास C1 के अंदर मैंने जो अपना डाटा जनरेट करवाया वो मेरा डाटा जनरेट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं आया कि ये 10 वैल्यूज का ही है। तो ये देखें जी मैं नीचे आऊँ तो ये देखें मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज 10 रो तक इसने मेरा डाटा मुझे जनरेट करवा के दे दिया है। और अब ये वो डाटा है जिसका जो मीन है वो मेरे पास 5 है और इसकी स्टैंडर्ड एविएशन मेरे पास 1। ठीक है, ये था जी बाय
प्रोसीजर मेथड। बाय प्रोसीजर मैंने क्या किया जी, मैं कैल के ऑप्शन में गया, वहां पे जाने के बाद मैं गया जी रैंडम कैल के अंदर, फिर मैं रैंडम डाटा के अंदर मैं आया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे अपने नंबर ऑफ डाटा लिखा कि मैं कितने जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा मैं कहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। मीन बताया जो मेरा डाटा हो उसका मीन कितना हो, फिर मैंने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बताई कि कितनी हो, और मैंने एंड पे ओके क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके क्लिक करने के बाद देखिए जी यहाँ पे मेरा डाटा हो गया स्टोर। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यही डाटा बाय कमांड स्टोर करवाते हैं कॉलम 2 के अंदर। ठीक है, तो बाय डाटा अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे अब हम अपनी कमांड लिखेंगे। ये जो ऊपर कमांड जनरेट हुई है, चलें जी मैं इन्हें करवा देता हूँ डिलीट एक दफा। यहाँ से हम अपनी कमांड स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, mtb। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमने अपनी हम उसे बताना है कि हम कौन सा डाटा ले रहे हैं, तो हम रैंडम ले रहे हैं। ठीक है, आप रैंडम डाटा लेंगे। रैंडम डाटा लेने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे रैंडम डाटा, स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। स्पेस का बटन प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आपने लिखना है जी नंबर्स ऑफ वैल्यूज विच यू वांट टू जनरेट, यानी कि आप कितनी वैल्यूज जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो पहले हमने 10 करवाई थी, चले अब हम 20 वैल्यूज जनरेट करवा देते हैं। ठीक है, फिर आप स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पे आपने सिंपली उस लोकेशन देनी है कि आप अपना जो डाटा है, यानी कि 20 जो आपके नंबर्स का जो डाटा है वो आप किस कॉलम में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं फर्ज करें मैं C3 कॉलम में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने कॉलन की ऑप्शन लगा देनी है। ठीक है, जैसे आप कॉलन की ऑप्शन लगाएंगे, इंटर करेंगे, अब देखिए आपके पास सब कमांड ओपन हो चुकी है। ठीक है, रैंडम डाटा की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अब हमने आपने देखा था वहां पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाई थी, तो आप इधर लिखेंगे जी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लिखने के बाद स्पेस, फिर हमें पता है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाके हमने पैरामीटर थे हमारे पास, एक था मीन और दूसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वहां पे हमने मीन लिखा था 5, तो यहाँ पे फर्ज कर देते हैं हम मीन उसका कर देते हैं जी 10 है हमारे पास। ठीक है, फिर हम स्पेस दबाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कर देते हैं जी 5। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन मैंने 5 कर दी और मैं एंड पे ये डॉट का साइन लगाऊंगा और साथ ही इंटर कर दूंगा। देखें जैसे ही मैंने इंटर किया, अब यहाँ पे C3 के अंदर आप मेरा डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक डाटा जनरेट हो चुका है बाय कमांड, यानी कि ये मैंने कमांड यूज की है रैंडम 20 C3 और नॉर्मल, यानी कि 10 मेरे पास मीन आ गया और 5 मेरे पास आ गया जी उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो डाटा है इसका जो मीन है वो 10 है और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेरे पास 5 है। तो हमेशा आप इस बात को अपने माइंड में रख लें कि जब भी हम रैंडम डाटा के अंदर बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कोई डाटा जनरेट करवाएंगे तो उसके लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। और वो दो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जी, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है हमारे पास वो पैरामीटर होता है जी मीन, और दूसरा हमारे पास होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये था जी हमारा रैंडम डाटा बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर हम अपना पाइथन या बाइनोमियल मेथड से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बस आप ये माइंड में रख लें कि जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो वो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेसिकली हमारी ट्रायल्स के ऊपर कर रही होती है। यहाँ पे जहाँ पे आपने मीन लिखा था आप यहाँ पे लिखेंगे जी नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि फर्ज करें आपके पास एक सिक्का है, आपने वो उछाला है, तो आपने कितनी दफा उछाला है वो आप ट्रायल्स लिखेंगे, बाइनोमियल नॉर्मल की जगह बाइनोमियल लिखेंगे। बाकी आपने ऊपर वाली कमांड ऐसी लिखनी है, नॉर्मल की जगह बाइनोमियल लिखेंगे। उसके आगे आप लिखेंगे जी आपने कितनी दफा इस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल यानी कि अगेन उछाला है सिक्के को। और थर्ड में आप जाके क्या करेंगे जी, आप लिख देंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो लिखने के बाद इंटर करेंगे तो आपका डाटा जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से पाइथन के अंदर आपने सिंपली आपने मीन ऑफ डाटा बताना है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने सिंपली मीन बताना है डाटा का और आपने कुछ नहीं बताना। तो ये था जी कि हम अपना रैंडम डाटा किस तरह जनरेट करते हैं।